हेलो एवरीबॉडी। मैं सरवीन कुमार रोजगार जीएस क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी को स्वागत करता हूं। ये हमारा बिहार एसएससी के सेट में नेक्स्ट वीडियो है, जो एडिटोरिया बुक का सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग इसमें करेंगे। तो चलें प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। ये बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए एडिटोरिया के द्वारा जो सेट लाया गया है उसका सेट नंबर 1 है। इसमें 1 से लेकर 75 तक जो प्रश्न होंगे वो जीके जीएस का प्रश्न होंगे। 75 के बाद 76 से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न शुरू होते हैं। तो चलें मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। एचसीएफ का मैक्सिमम वैल्यू ये गिवन संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी उतना ही तो उसका दायरा है, यानी उससे बड़ा एचसीएफ हो ही नहीं सकता। क्योंकि एचसीएफ का मतलब है कि गिवन संख्या को एचसीएफ डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करेगा तो सबसे छोटी संख्या को डिवाइड करेगा, तभी बड़ी संख्या को डिवाइड कर पाएगा वो। ठीक है, तो यानी ये तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0.36। देखिए, इससे जो बड़ी संख्याएं होंगी वो तो ये गिवन संख्या का एचसीएफ कभी हो ही नहीं सकता। जैसे देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अगर बाई ऑप्शन हम चलते हैं, अप्रोच लगाते हैं, ठीक है, तो इन प्रश्नों को सोल्व करने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। एलिमिनेटेड मेथड से बहुत जल्दी हम प्रश्नों के सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ये तीन संख्याओं का रेशियो दिया गया है और उसका क्या पूछा गया है? एचसीएफ दिया गया, गिवन है। तो क्या होता है, ये संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, रेशियो में एचसीएफ से मल्टीप्लीकेशन करने पर वे संख्याएं ज्ञात होती है। मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ से। 12 एकम 12 हो गया, फर्स्ट वैल्यू 12, सेकेंड वैल्यू 12 दूना 24 और 12 तिया 36। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लॉगरिथम का प्रश्न है। लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम प्लस एन का मतलब होता है, लॉग लिख लेंगे और एम एन मल्टीप्लाई हो जाता है, एम इंटू एन, यानी बी नंबर ऑप्शन। ये फार्मूला ही दिया गया है लॉगरिथम का। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न में गिवन है चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। और औसत सबसे बीच वाले संख्या होती है। अगर चार संख्या हैं, 1 2 3 4, तो इसका औसत सबसे बीच वाले संख्या, इसमें तो दो बीच वाले संख्या, तो यानी ये दोनों के बीच में जो संख्याएं होगी वो, यानी दो सम संख्या के बीच में एक कौन सी संख्या होगी? तो विषम संख्या, यानी 15 उसका औसत दिया हुआ है। तो यानी इससे पहले सम संख्या क्या हो जाएगी? 14, और इसके बाद वाले संख्या सम संख्या क्या हो जाएगी? 16। प्रश्न में पूछा क्या गया है? उनके दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो फर्स्ट बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या कौन है? दूसरे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 16। कितनी है? यही पूछा गया कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तीसरी कितनी हो जाएगी? 18, यानी डी नंबर ऑप्शन। एक संख्याओं का औसत कितना है? 22 और 22 संख्याओं का औसत कितना है? x²। उन संख्याओं का कुल औसत, यानी टोटल का कुल औसत पूछ रहा है। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग। पहले ये संख्या कितनी, संख्याओं का योग कितना निकालते हैं? पहली संख्याओं का योग कितना है? एवरेज इतना है। एवरेज मल्टीप्लाई बाई संख्या x/² पहली संख्याओं का योग आ गया। दूसरी संख्या जो बाई दी हुई है, इसका योग निकालेंगे। एवरेज मल्टीप्लाई बाई संख्या, यानी बाई x²। ये टोटल संख्या आ गई, टोटल संख्याओं का योग आ गया। और डिवाइडेड बाई टोटल संख्या, डिवाइडेड बाई टोटल संख्या कितना? यहाँ x है, यहाँ y कितना हो गया? x+y। देखिए, यहाँ से एक्स वाई कॉमन लेंगे, एक्स वाई। यहाँ क्या बच गया? तो एक वाई बच गया अंदर में, प्लस यहाँ पे क्या बचा? एक एक्स बच गया। और डिवाइडेड बाई यहाँ एक्स प्लस वाई संख्याओं का योग होगा, x+y। देखिए, सेम संख्या से डिवाइड करने ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एवरेज x मल्टीप्लाई वाई, यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। पार्टनरशिप का प्रश्न है। तो लाभ क्या होता है? लाभ पूंजी के अनुपात में ही होता है। तो पूंजी के अनुपात निकालेंगे। 90,000, 90,000 है, 9,000 है रेशियो, 10,000 500। रेशियो को छोटा करेंगे, 2 जीरो से। 5 से कटेगा, कट जाएगा। 15 से कटेगा, 15 सत्ते 75 से 7 मरतबे, और 15 छक्का 90, 6:9। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। ये टोटल लाभ, जो टोटल लाभ होता है वो पूंजी के रेशियो में ही होता है। तो कह सकते हैं कि यही लाभ हुआ, 6 और 7 है, और टोटल लाभ कितना दिया हुआ है? 6500। यानी 713 का वैल्यू कितना है? 6500, यानी 600 डिवाइडेड 6500 डिवाइडेड बाई 13,
किसका फाइंड आउट करना है? दूसरे साझेदार का वैल्यू कितना है? 7 यूनिट रेशियो। 13×5 = 65, यानी 500, 7×5 = 3500 रुपये आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न। प्रश्न में गिवन है राम बाबू 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम गेहूँ, 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम गेहूँ के साथ मिलाकर मिश्रण को 4.25 रुपये प्रति दर से बेचा जाता है, तो कितना लाभ या हानि उठाना पड़ता है? यानी वैल्यू लाभ या हानि का, कितना रुपया लाभ या हानि, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, कितना रुपया लाभ या हानि। तो रुपये पहले निकाल लेते हैं, कितना पैसा लगा, तो 25, 4 रुपया के हिसाब से 25 के जी, तो 25 चौका 100, 100 रुपया लगा। दूसरा गेहूँ खरीदा तो 35 किलोग्राम, 4.5 रुपये के हिसाब से, 4.5 रुपये के हिसाब से 35 किलोग्राम, तो 35 चौका 140 रुपया, 140 और 35 का आधा कितना हो गया? 157.5, यानी टोटल पैसा कितना लग गया खरीदने में से? 257.5 रुपये। ठीक है, टोटल पैसा उसे इतना लगा। उसे बेचना कितना में है? 4.25 के दर से, और टोटल वजन कितना हो गया? तो 25 और 35 कितना हो गया? 60। मल्टीप्लाई करते हैं, 60 × 4.5, 4.25 से 60 मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौका 24, 240, और 1/4 60 का कितना होगा? 15। 240 10 50 और 5 55, यानी 255 रुपये में। देखिए 257.5 रुपये की चीज, यानी 255 में बेचा, 255 आएगा, यानी हानि हुआ है, कम में बेचा है, तो कितने की हानि? तो 2.5 रुपये की हानि हुई, यानी 2.5 रुपये कम में बेचा। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 60 वर्ष है अभी वर्तमान की। यदि 6 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद? तो प्लस 6 वर्ष बाद। पिता की 5, पुत्र की अगर 1 मानते हैं तो पिता की कितनी हो जाएगी? 5। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, देखिए टोटल आयु कितनी थी 6 वर्ष पहले, अब 6 वर्ष बाद, तो दोनों की आयु ना 6 वर्ष बढ़ेगी, तो 6 दूना 12 वर्ष, 12 वर्ष अगर बढ़ गई, तब कितना हो गया दोनों को पूरा आयु, संपूर्ण आयु का जो? तो 60 12 72 वर्ष हो गया। और ये 72 वर्ष को 5:1 के रेशियो में बांटना है, और 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो कह सकते हैं कि 6 यूनिट रेशियो का वैल्यू कितना है? 72। तो 1 यूनिट निकालना है, देखिए तो दोनों साइड 6 से भागा देंगे, 12 का 72, यानी 1 यूनिट रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 12। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। ए और बी मिलके 6 दिन में करता है, और बी अकेले 8 दिन में करता है, तो ये अकेले कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले क्या लेते हैं? तो गिवन डेज का एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क के रूप में। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 24। और क्षमता या 1 डेज का वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क में डेज से डिवाइड करते हैं, तो 24 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, यानी एक दिन में 4 कार्य करेगा, तभी तो 6 चौका 24, 6 दिन में करेगा। यहाँ 8 तिहाई 24। देखिए ए और बी दोनों मिलके 4 काम कर रहा है, बी अकेले 3 काम कर रहा है, यानी 3 प्लस 1 होना चाहिए, यानी ए का क्षमता कितना आ गया? 1 दिन। तो ए द्वारा लिया गया डेज कितना होगा? तो नंबर ऑफ डेज बराबर टोटल वर्क बटे क्षमता कह लें या एक दिन का कार्य कह लें, तो एक दिन का कार्य कितना होगा? ए का, या क्षमता कितना होगा? 1, यानी 24 डिवाइडेड बाई 1 कितना दिन लेगा? ये 24 डेज। नेक्स्ट सेम चीज है प्रश्न। टाइम एंड वर्क का ए कह रहा है 4 दिन ले रहा है, और बी कह रहा है 6 दिन ले रहा है। तो पहले क्या करेंगे? दोनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे, तो क्या निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ वर्क। इसका टोटल नंबर ऑफ वर्क एलसीएम कितना हो गया? 4 और 12, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12। टोटल वर्क डिवाइडेड बाई डेज, तो एक दिन का वर्क या क्षमता, यानी 12 में 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 3, यानी एक दिन का वर्क भी इसको कह सकते हैं, या इसको क्षमता भी कह सकते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी 2, एक दिन का वर्क या क्षमता निकल गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर काम करेगा, तो कितने डेज लेंगे? दोनों साथ मिलकर करने पर लिया गया समय टोटल वर्क डिवाइडेड बाई दोनों की क्षमता का योग, तो दोनों की क्षमता का 3 2 5 हो गया, या कह सकते हैं कि दोनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का योग, 3 2 5, 5 दूना 10, 2 पूर्णांक 2/5 डेज आ जाएंगे। कौन सा हो गया? सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, उस संख्या का 40% क्या होगा? देखिए जिस संख्या से हम कंपेयर करते हैं ना, जैसे संख्या का 40%, यानी उस संख्या से कंपेयर कर रहे हैं, परसेंटेज के रूप में जब भी कंपेयर करते हैं तो उस संख्या को 100 माना जाता है। ठीक है,
यानी ये संख्या 100 होगी। अगर उसका 200% कितना है, 90। यहाँ दिया हुआ है कुछ संख्या का 200% कितना है, 90, यानी 200% का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 90। तो प्रश्न में कहा गया कि 40% ज्ञात करो। 40% इज इक्वल टू हाइट। देखिए, या तो 90 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 40, या फिर इसे 200 को ही 40 बना देते हैं। कैसे 40 बनाएंगे, तो डिवाइडेड बाई 5 होगा तो 40 बन जाएगा, तो दोनों साइड में डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो 18 पचे 90, यानी 40% का वैल्यू 18, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के इतना के इतने का इतना, ठीक है, जब भी वैसा संख्या हो तो सबको मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। 2/9, 3/7, 1/3। देखिए तो कट रहा है कौन, यानी ऊपर कितना आया, 2, और नीचे 9 × 3 = 63। उस संख्या का फ्रैक्शन वैल्यू हमें निकालना है इतना। देखिए, जब भी फ्रैक्शन वैल्यू किसी संख्या के कंपेयर में रहे तो उस संख्या का मान बेस में होता है, क्या, ये उस संख्या होता है, और जो रिजल्ट होता है उस संख्या के इतने का मान इतना है, यानी जो ये संख्या होता है वो लास्ट वैल्यू होता है, लास्ट वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू कितना आ रहा है, रिजल्ट 16, तो कह सकते हैं कि 2 यूनिट रेशियो का वैल्यू कितना है, 16। 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे, यानी 1 यूनिट रेशियो का भाग कितना आ जाएगा, 8। हमें निकालना कितना है, तो 63, तो मल्टीप्लाई बाई 63 कर देंगे, तभी तो 63 निकलेगा। मल्टीप्लाई बाई 63, 24 की 4। देखिए, अगर आप प्रोसेस सही लगा रहे हैं तो पूरा वैल्यू फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इतना ही मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट से ही पता चल रहा है कि सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है, इसलिए आंसर हमारा ए नंबर होगा। अभी के लिए तो हम चेक कर लेते हैं, जब भी एग्जामिनेशन में प्रश्न बनाएंगे तो पूरा वैल्यू नहीं निकालेंगे, इससे आपकी समय की बचत होगी। 8×6 = 48, अदू 50, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या में से 40 घटाने पर तो वो संख्या घटकर स्वयं की 60% हो जाएगी। देखिए, परसेंटेज में संख्या का तुलना में दिया हुआ, यानी वो संख्या कितना होगा, 100% होगा, यही है ना। और कह रहा है 100% में से 40 घटा रहे हैं तो ये कितना बच रहा है, रिमाइंडर 60% हो जाता है घट के। तो कह रहे हैं ये ये अगर 40 है और ये 100 में से 40 घटा रहे हैं, यानी ये 60 हो गया, तो ये निकाल सकते हैं कि ये 40% है। 40% का वैल्यू कितना हो गया, 40। प्रश्न में पूछा क्या गया है, संख्या का 100%, 100% निकाल लेंगे। 40 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 100 हो गई, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक खिलौना को 450 में बेचने में हुए लाभ उस खिलौने के इतने में बेचने से हुए हानि से 30 रुपया अधिक है। देखिए, पहले लिखते हैं, हानि कब होता है, 320 रुपये में बेचने पर, यानी 320 को पहले लिखते हैं, और लाभ कितना होता है, 450 रुपये में बेचने पर। हानि हो रहा है, यानी यहाँ किसी एक्स वैल्यू में बेचा होगा, ठीक है, तभी तो कम में बेच रहा है तो हानि है, यहाँ से अधिक में बेच रहा है तो लाभ। अब कह रहा है प्रश्न में कि इतना में बेचने से हुए लाभ, तो लाभ कुछ मान लेते हैं, लाभ बाई मान लेते हैं। बेचने से हुई हानि से 30% अधिक है, हानि से 30 अधिक है, तो हानि को बाई मानेंगे, ठीक है ना, और इसको क्या मानेंगे, 30 अधिक, ठीक है। देखिए, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 130 का, और इसी को दो भाग में बांटना है ना, एक को बाई मिलेगा, एक को बाई प्लस 30 मिलेगा। अगर यहाँ से 30 घटा ले, 30 इसके लिए रख लेते हैं रिजर्व, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100, और 100 को दो भाग में, क्योंकि बाई तो दोनों जगह है, तो बाई होती है यानी 50 आधा, तो यहाँ हो गया 50 30 80, और यहाँ 50। देखिए, तो दो भाग में आसानी से बांट लिए इस तरीके से। तो अब क्या कह रहा है, खिलौने का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें से इतना 50 घटाएं तो इतना आएगा, तो इधर जुट जाएगा, तो यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 320 प्लस 50, यानी 370, बी नंबर ऑप्शन। अगर लाभ से चलेंगे तो लाभ यानी 80 ज़्यादा में बेचने पर लाभ हुआ है, तो यानी 450 में से 80 घटाएंगे उतना ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर पहली बार बेचा जाता है, यानी 110 में बेचा जाता है, 110% में, 100% तो उसमें क्रैमुल है, और 10% प्रॉफिट, 110% में बेचा गया। और दूसरी बार 115%, 15% लाभ में, यानी 115 में बेचा गया। तो उसके लाभों में कितना का अंतर है, देखिए तो,
लाभों में अंतर दिया हुआ है कितना का, यहाँ देखिए तो परसेंटेज वैल्यू लाभ में अंतर का 5%, तो 5% का वैल्यू कितना हो गया 20 कर सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, दोनों विक्रय मूल्य, यानी 110% ये विक्रय मूल्य है, दूसरा विक्रय मूल्य 115%, उसका वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए एक एक नियम से भी बना सकते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार हम करते हैं, इसका वैल्यू 20 दिया हुआ था, इतना डिवाइडेड बाई 20 और मल्टीप्लाई बाई एक बार 110, एक बार 115, नहीं तो डायरेक्ट बनाते हैं। इसे क्या करना है 110 बनाना है, तो बाई पन होल्स होता है ना, 22 से, यानी 22 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 110% का वैल्यू कितना हुआ, 5 से मल्टीप्लाई करने पर, 22 से मल्टीप्लाई करने पर 22 दूनी 44, यानी 440 रुपया आ गया। दूसरा बार 115, 23 15 यहाँ से 23 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 दूना 115% का वैल्यू कितना हो गया, 23 दूना 46, यानी दोनों विक्रय मूल्य पता चल गया है इतना, और ए बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण है। देखिए ए स्क्वायर अगर इसे मानते हैं ए और इसे बी, तो क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी। देखिए नीचे में जो डिवीजन दिया गया है या तो इससे डिवाइड होगा या इससे डिवाइड होगा, तो देखिए तो इससे इसको जोड़ने पर 6 पॉइंट समथिंग आ रहा नहीं होगा, और इसको इससे घटाने पर यहाँ से जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो 0.34, हाँ ठीक है, माइनस से डिवाइड किया यानी ए माइनस बी से, तो बचा क्या ए प्लस बी हमें बच गया, तो यानी क्या करना है दोनों को जोड़ कर लिखना है। जोड़ेंगे, पीछे से जोड़ते हैं, 7 3 10 की 0, 6 3 9 1 10 की फिर 0, ठीक है, 5 5 10 और 10 1 11 की 1, 4 4 8 1 9, ऐसा वैल्यू किसमें आ रहा है ए नंबर ऑप्शन में, 3 3 6 आगे बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न को बिल्कुल याद रखना है, हाँ जी, ये सॉल्व नहीं करना, याद रखना कैसे। जब भी कोई वैल्यू हो और उसका उल्टा का योग अगर 2 हो, तो वो जो संख्याएं हैं x, वो हमेशा 1 के बराबर हो। रख के देख लीजिए वैल्यू, अगर x प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना होगा 1 हो। ये संख्याएं कोई भी दी हुई हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 है। देखिए यही संख्या ने सेम को उल्टा करके योग किया है, तो इसका वैल्यू भी अगर 2 है तो वो संख्या x एक ही होगा, कितना होगा एक ही होगा, सिर्फ सेम संख्या का रिवर्स। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ, तो 1 प्लस 1/1 का रूट, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये आंसर होगा। दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर लिख लेते हैं 25, और एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ है 144। इसे दो पार्ट में ऐसा तोड़ेंगे कि इसका सम कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। तोड़ सकते हैं, अगर नहीं तोड़ सकते तो क्या कर निकालना है हमें, एक्स और वाई का अंतर, एक्स माइनस वाई का अंतर। इसका दी होल स्क्वायर तो आप जानते हैं ना, क्या हो जाएगा, इसका दी होल स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई का दी होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, यहाँ 25 रखेंगे, 25 का दी होल स्क्वायर कितना हो गया 625, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई, 4 4 16, 4 4 16 1 17, 4 1 5, घटाएंगे 24 25 कितना हो गया 49, डिफरेंस 49 हो गया, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर घटेगा तो इधर अंडर रूट होगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 7, सी नंबर ऑप्शन। दो धनात्मक पूर्णांक हैं, देखिए तो ये कोई फार्मूला है ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 90। देखिए इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, फैक्टर करना है इसका, देखिए दो पार्ट में मल्टीप्लाई है ना, देखिए 19 किसी संख्या से नहीं कटता है, अगर 19 नहीं कटता है फिर भी हम इसको लिख सकते हैं ना 1 मल्टीप्लाई बाई 19, तो कर सकते हैं योग का मतलब बड़ा वैल्यू होगा, अंतर का मतलब छोटा वैल्यू, यानी योग कितना है 19 और अंतर कितना है 1, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 19 और इसका वैल्यू 1। तो ए का मान ज्ञात करें, देखिए योग और अंतर दिया हुआ हो तो दोनों में से कोई एक संख्या निकालना, अगर छोटी संख्या क्या क्या होगी, तो घटाने वाली संख्या, घटने वाली संख्या निकालना हो तो दोनों के डिफरेंस लेंगे और उसको 2 से भाग देंगे। अगर बड़ी संख्या निकालना हो यानी ए का वैल्यू, तो दोनों का सम, यानी सम और डिफरेंट का सम, जो वैल्यू आया उसका सम, तो 19 1 20, और इसे डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 10, डी नंबर ऑप्शन। देखिए ए के पावर में कितना है 4 के पावर में कितना है ए बराबर 5, बी के पावर में कितना 5 के पावर में कितना है बी। देखिए अगर इसे 7 का वैल्यू निकाले तो कह सकते हैं कि 8 के पावर में 1/d करना पड़ेगा, और ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और सी को निकालना है, तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा 8 के पावर में 1/d, और फिर यहाँ से देखिए तो 6 से पावर में सी हटाए हैं, यानी सी भी तो इधर उल्टा रिवर्स होकर हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 के जगह पे इसको रखे तो
6 ये है, 6 का वैल्यू सेम है ना, ये 6 का वैल्यू कितना है 8, यानी यहाँ पे रखें 8 का वैल्यू 1/d मल्टीप्लाई बाई 1/c। लेकिन यहाँ से b हटाना है, यानी यहाँ से 5, यानी b का पावर उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/b। और इसी का वैल्यू हम क्या रखे हैं, यहाँ रखेंगे। 5 आ गया, 5 का वैल्यू तो कह सकते हैं a के पावर, सॉरी 4 के पावर a इज इक्वल टू 8 के पावर 1/d 1/c 1/d। अगर इसे भी ले आएंगे उस साइड तो a का पावर, तो लिख सकते हैं 4 बराबर 8 के पावर। देखिए अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/a आएगा, a b c d, और यही वैल्यू हम पूछा गया है। ठीक, देखिए 4 को हमें 8 बनाना है, 8 के पावर के रूप में। देखिए यहाँ 8 लिख लेते हैं, इसको 4 हम कैसे बनाएंगे, यहाँ 4 की जगह पर रखना है। 4 बनाने के लिए इसे क्या करेंगे, 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अंडर रूट इसका घनमूल कितना आ गया 2, और इसका पावर करेंगे तो 4 आ गया, यानी ऐसे पावर के रूप में लिखेंगे। और ये 4 किसके बराबर है, 8 के पावर 1/a b c d। बेस में समान है बना लिए हैं तो पावर क्या हो जाएगा, समान a b c d, यानी उल्टा लिखे हैं पावर का, तो यहाँ पे उल्टा पावर का कितना हो जाएगा 3/2, और 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न में गिवन है कि ये संख्या, ये यहाँ वर्टेक्स से इस बेस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। अगर ये 50 डिग्री है, 40 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ये 50 हो गई। ठीक, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए ई और बी, ये एंगल कैसे निकलेगा। ये देखिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो आंतरिक कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, ये कंसेप्ट आप जानते हैं ना। यानी ये एंगल दो आंतरिक कोणों का योग के बराबर होता है इसके, यानी 50 और 30 80 आ जाएगा यहाँ, 80 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, 97 नंबर प्रश्न, देखिए ये डिग्री में दिया हुआ है, पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों का भाग दिया हुआ है। निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2160। निजी सेवा कहाँ है, यानी 25 डिग्री का वैल्यू कितना है, 2160। पूछा क्या गया, तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या, परिवहन कितना 40, यानी 25 डिग्री का वैल्यू हमें ज्ञात है, हमें 40 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, 2160 डिवाइडेड बाई 25, 1 डिग्री का निकल जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 40 यानी 40 डिग्री का निकल जाएगा। काटेंगे यहाँ से, देखिए 2 जीरो यानी 100, 25 चौका 100 कट जाएगा, 4 चौका 16, यानी 216 मल्टीप्लाई बाई 16, करेंगे मल्टीप्लाई 16। देखिए यूनिट डिजिट से अगर पकड़ते हैं तो 16 का 96, यानी लास्ट डिजिट कितना आएगा 6, लेकिन 2 में लास्ट डिजिट 6 है, ये दोनों में 8 वाला तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 16 एकम 16, और 16 9 कितना हो गया 25 की 5 बाकी यहाँ 2, यहीं से इतना आ गया। अगर आगे फाइंड आउट नहीं करना चाहते हैं तो यहीं से निकल जाएगा। तो आगे चलते हैं, 16 दूना 32 और 2 कितना हो गया 34, यानी 34 56 आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, 98 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न में गिवन है 1,25,000 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, और ब्याज कैसे है, तिमाही। देखिए जब तिमाही ब्याज हो, ठीक है, जब ब्याज तिमाही हो तो प्रश्न जब सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट ये ब्याज नहीं रखते हैं, उसके लिए ब्याज निकालना पड़ता है। कैसे, अगर ब्याज तिमाही हो तो दिए गए ब्याज परसेंटेज को 4 से भाग देते हैं, कितना आ गया 2% आ गया। अब प्रश्न जब सोल्व करेंगे तो आर का वैल्यू 8% ना रख के 2% रखेंगे। अब टाइम तिमाही है, देखिए अगर टाइम तिमाही हो तो टाइम प्रश्न में कैसे रखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी समय में 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9 चौके कितना आ गया 36 मंथ आया है, क्योंकि यहाँ मंथ दिया हुआ है 36 मंथ मतलब भारतीय 33 ईयर, यानी अब समय कितने हो गए 3 ईयर, और आर कितना हो गया 2%। देख
अब सवाल सोल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सा तरीका हमें आसान पड़ता है। तरीका बहुत सारा है, ठीक है, कई तरीके से इस प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन कौन सा तरीका आसान पड़ता है ये देखते हैं। देखिए, इस वैल्यू का 2% निकालना आसान है, ठीक है। यानी इसको कौन तरीका से निकालते हैं? फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकेंड ईयर का ब्याज और थर्ड ईयर का ब्याज। इसको इस प्रकार निकालते हैं। देखिए, अगर 2% रखेंगे तो कितना है? 125 दूना 250, 250, 2 जीरो से यानी 1250, 1% आएगा। देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो हो, ठीक है ना, तो उसका 10% निकालना या 1% निकालना आसान होता है। अगर 10% निकाल रहे हैं तो 100% कितना है? इतना। तो 10% निकाल रहे हैं तो एक जीरो इधर से कटेगा, एक जीरो 10% का मतलब इतना। अगर 1% निकाल रहे हैं तो 2 जीरो काटेंगे, यानी 1% कितना हो गया? 1250, तो 2% कितना हो गया? 2500। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ठीक है। यहाँ 3 ईयर है ना, तो सेकेंड ईयर क्या होगा? देखिए, सेकेंड ईयर जो होगा उस पे, उसमें मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही, तो मूलधन पे तो ब्याज 2500 है। लेकिन फर्स्ट ईयर के ब्याज पे ब्याज लगेगा। फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है? 2500, और 2500 का 2% कितना हो गया? 2 जीरो काट देंगे, यानी 25 दूना 50, 50 रुपये लगेगा। और थर्ड ईयर का क्या ब्याज हुआ? थर्ड ईयर का ब्याज देखिए, मूलधन पे तो लगेगा ही 2500। मूलधन पे तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना है? 2500 है। उसके बाद सेकेंड ईयर के जो ब्याज होगा, सेकेंड ईयर का दो ब्याज हो गया, एक ये और एक ये, तो इस पर कितना हो गया? 2%। तो इस पे 50 और इस पे एक। देखिए, अब ओवरऑल जो मूलधन है उस पे ब्याज, ये सारे तो ब्याज ही हैं। फर्स्ट ईयर में इतना लगा था, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, यानी तीनों साल का एक साथ। तो 25 50, 25 दिया 7500, और 50 50 100, 7600। थर्ड ईयर के ब्याज में सेकंड ईयर का ब्याज तो शामिल कर लिया, क्या फर्स्ट ईयर का ब्याज शामिल नहीं होगा थर्ड ईयर में? यानी ये भी होगा, तो इसका ब्याज कितना होगा? 50%, 50 और होगा। इसका 2% 50, 25 दिया 75, एक 76, 50 एक कामन, यानी कितना हुआ? 76 एक कामन। ये हमारा ब्याज आ गया, कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 11 88 में से 10 गया तो कितना बचा? 88 में से 10 गया तो 78, और 78/11। देखिए, इसे 78/11 से भाग दे रहे हैं, तो बेस वाला जो इसके हर में है वो कहाँ जाएगा? ऊपर में चला जाएगा, यानी 11, और नीचे में क्या हो जाएगा? 78, यानी 6 × 11 और नीचे 78। अगर कटता है तो इसे छोटा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इतना वैल्यू रखना है। अगर कटता है तो इसे छोटा कर लेंगे। 6 से काटेंगे एक मरतबे, 6×3 = 18, यानी इसका वैल्यू आ गया 11/13। 8 + 11/13, 13 8 चौलोतल से 104, और 11 कितना आ गया? 115/13। और एक इसका वैल्यू आया ये टोटल का, यहाँ 8 भी शामिल है, यहाँ पे देखिए। अगर ये इसे यहाँ रखेंगे तो 13 कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी 5 × 13, यहाँ करते हैं 5 × 13 डिवाइडेड बाई 115। देखिए, 5 से ये कटेगा कैसे? 20 × 5 = 100, 23 × 5 = 15, से यानी 23, यानी 13/23 इसका सिंप्लीफिकेशन वैल्यू आएगा, ए नंबर ऑप्शन। नीचे प्रश्न देखते हैं, 100 नंबर प्रश्न। मैथ का यही प्रश्न खत्म होगा। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर जाता है, यानी इसका स्पीड कितना हो गया? तो 16 ÷ 2 कितना हो गया? 8 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या आया? धारा की दिशा में अगर नाव जा रहा है तो स्ट्रीम u + v दोनों जुड़ जाएगा, यानी धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएगा। जबकि विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी 4 घंटे में, तो यानी क्या कर सकते हैं? v - u हो जाएगा विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में नाव चलता है तो उसका एक्चुअल स्पीड क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यानी 16 ÷ 4 कितना? 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, आगे वाले नाव की चाल होता है v, और पीछे वाले धारा की चाल होता है। देखिए, u + v = 8, u - v = 4। दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हुआ हो तो दोनों संख्या में से अगर एक संख्या कौन निकालना है ये डिसाइड करते हैं। तो बड़ी संख्या u निकालना है, नाव की चाल। तो अगर बड़ी संख्या निकालना है तो ये दोनों वैल्यू का योग करके 2 से भागा दे देंगे। अगर माइनस वाला यानी छोटा वैल्यू निकालना है तो दोनों वैल्यू का अंतर करके 2 से भागा दे देंगे। यानी v पूछा है तो योग करेंगे 8 + 4, 12/2, यानी कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति आवर, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रीजनिंग का प्रश्न आ गया। देखिए, देख रहे हैं बहुत बड़ा वैल्यू है।
और पीछे वाला बहुत छोटा वैल्यू। या तो डिवीजन से चलेंगे या फिर एडिशन से, वो भी नंबर ऑफ डिजिट का एडिशन, ठीक है ना। कैसा एडिशन? नंबर ऑफ डिजिट का एडिशन से 20 आ सकता है, नहीं तो इसे डिवाइड करके। देखिए अगर इसे डिवाइड भी हम कर रहे हैं तो ये 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी नंबर ऑफ एडिशन से चेक करते हैं। 5 3 2 7, 7 3 10 1 11, 11 11 आ रहा है नंबर ऑफ एडिशन। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 दूना 20, यानी 11 दूना 22 आ जा रहा है, यानी दोगुने से ज़्यादा आ रहा है। निकाल सकते हैं, दो घटाने पर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लेंगे, अगर यही टाइप पैटर्न फॉलो करेगा तो यही अप्लाई कर देंगे। 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 दूना 20, -2 18, यानी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में भी इसी टाइप को अप्लाई करते हैं। 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 दूना 16, -2 14, यानी ए नंबर ऑप्शन ही फॉलो कर रहा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रकार का प्रश्न बार बार बहुत ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, एग्जाम का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। देखिए इसका किस प्रकार रिलेशन गिवन है? 8 और 2 से 64 पे पकड़ना है, पहुंचना है, क्योंकि 64 क्या है? बड़ा वैल्यू है। देखिए 64 और 8 में कैसा रिलेशन आ सकता है, यानी 8 का पावर अगर स्क्वायर करें तो 64 आ सकता है, यानी 8 के पावर में ये वाला रख दे तो आ गया, और 12 के पावर में ये वाला वैल्यू रख दे तो 12 के पावर में यानी 12 आ रहा है, बीच वाला वैल्यू, ठीक है। वैसे ही फाइंड आउट करते हैं। 10 के पावर में 7 रखेंगे तो ये तो जीरो जीरो वाले संख्या आएंगे, ठीक है, यानी ऐसा संख्या तो आएगा नहीं, ए नंबर खत्म हो गया। 8 के पावर में 9, 8 का पावर में 9, 8 8 64, 64 8 8 छः 48, यानी 3 या 4 पावर में ही इसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा इससे। इसका फाइंड आउट करते हैं। पहले आप उसका ही फाइंड आउट कर पाएंगे जो छोटा हो, यानी 4 का पावर 4 कर सकते हैं, 4 का पावर 4, 64 64 चौका 256, यानी डी नंबर ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए सेम टाइप का प्रश्न है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए ये दोनों छोटा वैल्यू से बड़ी वैल्यू पर प्राप्त पहुंचना है, ठीक है। यानी या तो मल्टीप्लिकेशन से ही पहुंचेंगे बड़ा वैल्यू पर, तो 5 15, 15, उसके बाद कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 15, उसके बाद 17 डिफरेंस आ रहा है, 17 15 32 आ रहा है। इसमें देखिए तो मल्टीप्लाई करके फॉलो कर रहा है क्या? 9 एकम 9, 9 7 16, यानी आ रहा है, ठीक है। सेम टाइप का इसी प्रकार देखते हैं। 6 5 30, 30 से 17 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं आएगा। 6 दूनी 12, 12 और 17 नहीं आएगा, 30। 6 एकम 6 और 17, 7 6 23, यानी आ रहा है 6 एकम 6 प्लस 17, 17 6 23, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्रैक्टिस बढ़ाना है। अगर प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का प्रश्न है। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? सभी झील नदियाँ हैं, यानी झील है वो नदियाँ के अंदर में आ जाएंगे, सारे सारे झील, ठीक है। नदी, सभी नदी बांध है, यानी जितने भी नदी होंगे वो बांध के अंतर्गत आ जाएंगे। कंक्लूजन क्या कर रहा है? कम से कम कुछ बांध झील है, बांध झील हैं, कुछ तो बांध झील हैं, तो यानी ए नंबर फर्स्ट कंक्लूजन सही है। सभी नदियां झील हैं, सभी नदियां झील, ये कंफर्म नहीं है कि सारे नदियां झील हो जाएंगे, कुछ नदियां झील होंगे, सारे के बारे में ये कह रहा है, ये नहीं, ये गलत है। केवल दो अनुसरण करते हैं, यानी केवल एक अनुसरण करते हैं, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हेलो, भेज दो, देखिए भेज देंगे। 105 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का प्रश्न में कह रहा है सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं, अंगूठियां जितने हैं वो सब चूड़ी के अंदर में आएंगे, ठीक है। कुछ चूड़ियां पायल हैं, कुछ चूड़ियां हैं जो पायल के अंदर में आ जाएंगी, पायल, ठीक है। कोई भी पायल झुमका नहीं है, जो झुमका है वो पायल नहीं कभी हो सकता है, एक भी कॉमन नहीं। देखिए सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना है, सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना है। संभावना क्यों नहीं हो सकता? अगर यही जो अंगूठी का सारा पार्ट है अगर इसके अंदर आ जाए यहाँ पे, तो संभावना तो है ही, अंगूठी के पायल होने की संभावना है। जब भी संभावना वाला प्रश्न आएगा उसमें थोड़ा सतर्क हो जाइए। सभी चूड़ियां कभी भी झुमके नहीं हो सकती, प्रश्न में कह रहा है कि सभी चूड़ियां कभी भी झुमके नहीं होंगे। अगर सारे चूड़ियां अगर झुमके हो गए तो ये क्या हो जाएगा?
ये तो इसके अंदर आ जाएगा, ये भी पार्ट इसके अंदर में आ जाएगा, जो पायल है, यानी पायल भी झुमका हो जाएगा, तो पायल और झुमका तो सही नहीं है, तो यानी सभी तो नहीं हो सकते, सभी कभी नहीं हो सकते, यानी ये वाला कंक्लूजन सही है। देखते हैं कौन सा अनुसरण कर रहा है, तो दोनों कर रहा है ना, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन, कुछ हाथी मछलियां हैं, हाथी, कुछ पार्ट हाथी का क्या आ जाएगा, मछली में आ जाएगा, ठीक है। कोई मछलियां बाघ नहीं है, मछलियां बाघ में कोई अंतर नहीं है, कोई संबंध नहीं है मछलियां और बाघ में, यानी क्रॉस करेंगे। सभी हिरन बाघ है, और सभी हिरन हो जाएंगे, वो बाघ के अंदर आ जाएंगे, हिरन, ठीक है। अब कंक्लूजन को करते हैं, कुछ हाथी हिरन है, कुछ हाथी हिरन है। देखिए हाथी का सारा पार्ट तो मछली में आया नहीं, तो सारा तो निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई भी, यानी कुछ पार्ट तो बाहर है मछली से, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन ये इसमें कह रहा है 100% कि कुछ हो ही जाएंगे, जबकि इससे और इसमें तो डायरेक्ट रिलेशन कोई बन ही नहीं रहा है, यानी फर्स्ट कंक्लूजन तो सही, गलत। सेकंड कंक्लूजन, कोई भी हाथी बाघ नहीं है, कह रहा है हाथी बाघ नहीं है, ये भी 100% कंक्लूजन सही नहीं है, क्योंकि इसके और इसके भी संबंध नहीं दिया हो, तो ऐसा नहीं है कि संबंध नहीं हो सकता है, हो सकता है, और ये कह रहा है कि 100% नहीं होगा, यानी ये भी कंक्लूजन गलत है। थर्ड में क्या कंक्लूजन कर रहा है, कोई भी हिरन मछली नहीं है, कोई भी हिरन मछली नहीं है। देखिए ये पार्ट मछली के अंदर तो कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मछली और बाघ में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यानी ये 100% सही है कि कोई भी हिरन मछली नहीं हो सकता, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन अनुसरण करते हैं। आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन पे केवल थर्ड अनुसरण करते हैं, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, सॉल्व करते हैं। प्रश्न में गिवन है एल जी की बहन है, जी की बहन कौन है, एल, एरो मारेंगे, सेम पीढ़ी में जब भाई बहन हो तो एरो मारेंगे, ठीक है ना, और पति पत्नी हो तो सिर्फ डैश देके छोड़ देंगे, एल पत्नी है, एल बहन है, यानी एल महिला है, यानी माइनस देंगे। जी एम का बेटा है, जी किसका बेटा है, तो एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा, जी एम का बेटा है, यानी ये क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव एम क्या है, नीचे वाला नहीं पता, एम का विवाह डी से हुआ है, सेम पीढ़ी में आएगा, लाइन से डोनेट करें क्योंकि पति पत्नी है, और कौन पति है कौन पत्नी अभी नहीं पता। डी है जो ई की बहन है, डी है बहन है ई की, ये बहन है, एरो मारेंगे भाई बहन में, और ये महिला है तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगी, क्योंकि पति पत्नी है। ई सी का बेटा है, ई है जो सी का बेटा है, ई बेटा है, यानी ये पीढ़ी नीचे आ जाएगी किसका, सी का, यानी प्लस ये हो जाएगा, ये प्लस है, महिला है, पुरुष या नहीं पता। सी का विवाह किससे हुआ है, एस से हुआ है, सी का विवाह एस से हुआ है, एस पी की बहन है, एस है जो क्या है, बहन है, यानी ए बहन है, यानी महिला है किसकी, पी की, यानी ये महिला है तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, क्योंकि पति पत्नी है। एल का ई से क्या संबंध है, एल और ई में संबंध है, जो पूछा, यहाँ देखिए, बहन के पति के पुत्र और पुत्री हो गया, यानी ये कौन सी हो गया, बहन की पुत्री हो गया, तो यहाँ क्या, बहन की बेटी, ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न में फाइंड आउट क्या करना है, टी, टी से किस प्रकार संबंध है, टी और टी, देखिए यहाँ से चलते हैं, प्लस से चलते हैं, प्लस का अर्थ क्या है, पुत्र है, यानी ए क्या हो गया, पुत्र हो गया है, ठीक है, और उसके बाद माइनस, पुत्र के बहन क्या लगेगी, बेटी लगेगी, ठीक है, इसकी बेटी लग गई, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, इसका ये भाई है तो यानी इसका क्या लगेगा, बेटा लग गया, ठीक है, इतना आ गया, बेट, यहाँ नहीं, यहाँ बेटा आएगा, क्यू नंबर बेटा हो जाएगा, और उसके बाद भाग का अर्थ क्या है, माता, यानी बेटा की माँ क्या लगेगी, तो पत्नी लगेगी, यानी पी हो गई क्या, पत्नी, अगर पी पत्नी है तो टी क्या है, तो टी पी का पति है, ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन आंसर है। 109 नंबर प्रश्न, प्रश्न में गिवन है कूट भाषा में ब्रेथ को 70 लिखा जाता है। देखिए एक तो ये 2 डिजिट नंबर है और यहाँ 3 डिजिट नंबर, तो जाहिर सी बात है इसका सम हुआ होगा, ठीक है ना, अगर 1 डिजिट रहे नंबर तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि 1 डिजिट में नंबर ऑफ लेटर ही हो सकता है या नंबर ऑफ लेटर का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 2 डिजिट जैसे ही नंबर आए यानी सबका सम होना चाहिए, सबका सम होना चाहिए, यानी यहाँ पे सबका कोड लिख लेते हैं पहले, बी का 2 हो गया, आर का 18, ई का 5, ए का 1, टी का 20, एच का 8 और ई का 5, जोड़ेंगे, 18 तो 20, 20 20 40, 40, और यहाँ क्या हो गया, 5 5 10, 40 10 50, और 8 58 है, एक कितना हो गया, 59 हो गया, 59, 59 में 11 अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 70 आ रहा है, ठीक है। इसका भी देखते हैं, 20, 18, 9,
21, 13, 16 और 8। देखिए, देखिए 20 यहाँ से आ गया, और 21 और 9 20, 20 20 40 हो गया, 40। ऐड करते हैं, 16 और 13 29, 29 और 8 37, प्लस 37 प्लस 16 कितना हो गया? ठीक है, यहाँ 21 और 9 30 हो जाएगा, 30 20 50 होगा। ठीक, देखिए 7 तक 6 कितना हो गया? इसे ऐड करेंगे, 30 20 50 60 70 80, 80 6 3 9 1 10, 80 20 100 और 5 105 हो गया। 105 यहाँ कितना ऐड करेंगे? तो 30 ऐड करेंगे। ओके, देखिए 30 क्यों ऐड कर रहे हैं ये चेक करते हैं। 30, यहाँ देखिए, यहाँ 11, यानी वॉवेल का वैल्यू 5 5 10 और 1 11 हो रहा है, यानी वॉवेल का वैल्यू है जो दोबारा ऐड करना है। यहाँ वॉवेल कौन है? आई और यू, यानी यहाँ पे 21 प्लस 9 30 ऐड करने के बाद 135 आ रहा है, यानी वॉवेल का वैल्यू दोबारा ऐड करना है। ट्रेजिडी का 20 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 21, और प्लस में क्या करना है? तो वॉवेल का वैल्यू एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो 5 और 1, 1 प्लस 5 फिर से ऐड करना। ठीक है, ऐड कर ले, सब कुछ सम करते हैं। इसका सम कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 और 18 30 हो जाएगा, 30 20 50 हो गया, 50 और 20 70, 70 8 2 10, 70 और 10 हो गया 80। इसका वैल्यू 80 और प्लस 6 कितना हो गया? 86। डी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, ग्लोबल का कोड कितना लिखा गया? इतना लिखा गया, यानी ये बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी होगा तो प्लेस वैल्यू ही रखा जाएगा। ठीक है, तो जी का कितना है पहले लिख लेते हैं, सबका प्लेस वैल्यू 7 12 15 2 1 और कितना? 12। ठीक है, देखिए अपोजिट में आएगा, अपोजिट में 22 7 यानी 20 आएगा। अपोजिट डायरेक्शन से अगर इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो 20 आ रहा है, यानी उससे भी नहीं आएगा। तो ठीक है, दोनों का प्लेस वैल्यू से एडिशन करते हो तो 22 और 7 कितना हुआ? 29 हो गया, यानी इसका लेते हैं। 12 और 17 कितना हो गया? 29 हो गया, यानी दिए गए कोड और लेटर का प्लेस वैल्यू का सम करते हैं तो 29 आ रहा है, यानी 15 और 14 कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। 2 और 27 कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। 1 और 28 कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। और 12 17 कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। ऐसा ही पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है या नहीं? यहाँ हो गया 6 और 6 और 23 कितना हो गया? 29 आ रहा है। यहाँ 15 15 14 कितना आ रहा है? 29 आ रहा है, यानी यही फॉलो करेगा। तो 9 और प्लस कितना? 20 29। ठीक है, तीन ऑप्शन में है। आगे चेक करते हैं, आगे 16 भी तीन ऑप्शन में है। 13 और 12 में देखते हैं, यहाँ क्या है? 16 16, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, 12 वाला नहीं होगा अभी, ये दोनों 13 और 28 और 27 से 1 प्लस 28 29, यानी 28 वाला आएगा। बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देख, बीच में बड़ा वैल्यू है। कहाँ पे बड़ा वैल्यू है? बीच में, यानी दोनों का प्रोसेस करके हमें कहाँ तक आना है? बीच में आना है, यानी बड़ा वैल्यू पर पहुंचना है, दोनों छोटा वैल्यू से। देखिए, देखिए अगर 6 का क्यू करते हैं तो 216, यानी क्यू करने पर आ रहा है 8 का क्यू 512, 10 का क्यू 1000, एक क्यू करने पर। लेकिन इससे इसका कैसा रिलेशन आ रहा है? डिफरेंस करते हैं तो कितना आ रहा है दोनों का? 36। इसका डिफरेंस करते हैं तो 52 और 12 कितना हो गया? 64। और ये देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है? तो डिफरेंस जो आ रहा है वो स्क्वायर वैल्यू, फर्स्ट का स्क्वायर वैल्यू आ रहा है, सेकंड का स्क्वायर वैल्यू, यानी कह सकते हैं इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट का स्क्वायर वैल्यू, यानी दर्दाओं को 100। अगर 100 डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट? यानी डिफरेंस में यहाँ रखना है, यानी 100 का डिफरेंस करना है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1000 में से 100 डिफरेंस करेंगे तो 900, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक क्या है? घन है, कोई घन का फलक है, उस घन को खोल दिया गया है, तो विपरीत फलक, यानी कह सकते हैं कि डाइस का ही प्रश्न है। ठीक है, तो डाइस के जब भी डाइस को खोल दिया जाए या घन को खोल दिया जाए तो उसका अपोजिट प्लेस कौन सा होगा? तो लगातार फेस देखते हैं, लगातार ये 3 फेस लगातार है और ये 3 फेस लगातार है। तो अल्टरनेट फेस क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट मिल रहा है, यहाँ पे अल्टरनेट, यानी 2 पेयर तो निकल गया, तो तीसरा पेयर
अपोजिट फेयर होगा, यानी 10 और 9 अपोजिट फेस होगा। किसका पूछा है? 6 का। 6 कहाँ है? तो 6 का अपोजिट फेस कितना होगा? 8, यानी डी नंबर ऑप्शन आंसर है। डाइस का प्रश्न है। विभिन्न फलक, डाइस के प्रश्न में क्या देखना रहता है? तो लास्ट में पूछा क्या गया, क्यू के विपरीत फलक वाले फलक में कौन सा लेटर होगा। देखिए, सबसे पहले क्या पकड़ते हैं डाइस में? तो कॉमन फेस पकड़ते हैं, कॉमन फेस। उसके बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलते हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फर्स्ट और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सेकेंड। ये आ गया। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फर्स्ट प्लेस आएगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सेकंड प्लेस आएगा। किसके अपोजिट पूछा है? तो क्यू के अपोजिट। क्यू यहाँ क्या है? दूसरा नंबर फेस कौन है? क्यू। तो दूसरा नंबर फेस इधर क्या हो जाएगा? टी। यानी क्यू के अपोजिट कौन सा होगा? ए नंबर ऑप्शन। यहाँ कैसे चलना है? तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन किससे? तो कॉमन फेस से। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का प्रश्न है, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसे बनाने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है। क्या मुकेश कार्यालय से सीधे 12 किलोमीटर चला? अब किस डायरेक्शन में चला ये नहीं पता है, तो किधर भी चल देते हैं। यानी सीधे 12 किलोमीटर चला, यहाँ से निकला, सीधे 12 किलोमीटर चला। ओके। उसके बाद 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। देखिए, इतना मुड़े तो कितना, 90 डिग्री मुड़ गए। तो कह रहा है नहीं, 90 नहीं मुड़ना, 45, यानी इसके आधा मुड़ना है। 45 डिग्री मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। किधर मुड़ना है? दाएं मुड़ना है। तो दाएं किधर किधर होता है? क्लॉक वाइज डायरेक्शन में दाएं होता है, और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बाएं होता है। तो दाएं मुड़ा यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। कितना चला? 8 किलोमीटर। वहां से फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। और कितना मुड़ा ये नहीं बताया है। अगर कितना नहीं मुड़ा बताया है तो वो 90 डिग्री ही मुड़ते हैं। कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री मुड़ गया। और कितना चला? 7 किलोमीटर से। अंत में फिर बाएं मुड़ा और फिर 11 किलोमीटर चला। फिर वहाँ एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ेंगे और फिर 11 किलोमीटर चले। यदि वह अंत में उत्तर पश्चिम की दिशा में और जा रहा है तो उसका अपने घर से कार्यालय किस दिशा में? यहाँ कार्यालय है और यहाँ घर है, तो कार्यालय से घर की दिशा पूछा है। अंत में वो कहाँ जा रहा है? उसका फेस किधर है? उत्तर और पश्चिम। अगर ये फेस देखें यहाँ से, तो फेस किधर है? उत्तर। उत्तर नहीं है, किधर है? दक्षिण की ओर। और यहाँ पूर्व नहीं, पश्चिम। यानी दक्षिण पश्चिम कर दें, इसका फेस किधर है? दक्षिण पश्चिम की दिशा में। दक्षिण पश्चिम की दिशा में हमको इसका फेस करना किधर? उत्तर और पश्चिम की दिशा में। उत्तर इधर हो गया और पश्चिम इधर हो गया। इस डायरेक्शन में करना है, यानी इधर करना है। तो इधर करना है, यानी इसको कैसे रोटेट करना है? तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है। अगर ये एक फ्रेम है, लोहे का फ्रेम है, तो अगर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये भी 90 डिग्री घूमेगा। तो 90 डिग्री अगर घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये फेस किधर हो जाएगा? इधर। यानी स्टार्ट किधर से क्या होगा? तो ईस्ट से, पूरब से। ठीक है। तो प्रश्न में क्या, कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है कि वो किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, तो यहाँ से तो ईस्ट में निकल जाएगा। तो अभी क्या पूछ रहा है? अपने कार्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया। सही बात है, वो अपने कार्यालय से किस दिशा में, वही चीज पूछ रहा है। किधर? पूरब में। डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, इसका रिलेशन इससे दिया गया है और इसका रिलेशन इससे दिया गया है, तो इसका रिलेशन नेक्स्ट से फाइंड आउट करना। देखिए, सबका पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 25 हो गया, यहाँ 5 और यहाँ 19। यहाँ कितना हो गया? 6 हो गया, यहाँ 20 हो गया, और यहाँ 6 हो गया, और यहाँ 26। देखिए तो कैसा रिलेशन लग रहा है? फर्स्ट वाले तो फर्स्ट वाले से लग रहा है, और थर्ड वाले से एक एक की वृद्धि लग रही है। और यहाँ पे देखिए तो कितने की वृद्धि हुई है? यहाँ 5 की वृद्धि हुई है। अगर सम सेम सेम चले तो 5 की कमी हुई है, और यहाँ 7 की कमी। ऐसा तो नहीं होगा। फर्स्ट और लास्ट चले तो, अगर यहाँ से यहाँ 1 की वृद्धि हुई है सेकंड से लास्ट में, और लास्ट से सेकंड में 1 की वृद्धि हुई है, तो यानी सेम प्लेस तो होगा नहीं। यानी लास्ट से हो सकता है यहाँ आ जाए, और यहाँ से लगता है यहाँ आ जाए। देखिए, इसका भी देख लेते हैं। 13, 9, 14 और 4, 15, 5, 14 और 10। देखिए, 9 से 10 हुआ है। ठीक है। यानी सेकंड फर्स्ट प्लेस पे कौन आया है? 14 से 15, यानी थर्ड वाला फर्स्ट पे आया है, इंक्रीज हो गया थर्ड प्लेस वाला। ठीक है। यहाँ थर्ड प्लेस वाला है, थर्ड वाला यहाँ आया होगा। ठीक है। उसके बाद 5 हुआ है, कौन? 4 हुआ है, यानी लास्ट प्लेस वाला या फोर्थ वाला, थर्ड फोर्थ पहला है। ठीक है। उसके बाद 9 से 10 हुआ है, यानी सेकंड प्लेस वाला लास्ट में गया है, 1 की वृद्धि हुआ है। उसके फर्स्ट प्लेस 13 से 14, फर्स्ट प्लेस ऐसा लगाते हैं। देखिए, पहले कौन सा आया? थर्ड प्लेस वाला। थर्ड प्लेस एस है,
एक इंक्रीज होगा क्या हो जाएगा 20 यानी टी हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ प्लेस वाला टी एक इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ये। उसके बाद कौन सा प्लेस फर्स्ट प्लेस वाला है थर्ड पोजीशन पे आर, आर से एक जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे ई, ई एक जुटेगा तो एफ आएगा। टी यू एस एफ यानी ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का प्रश्न है। पहले हम इसका कोडिंग करते हैं। कितना हो गया सी का 3, डब्ल्यू का 23 और एफ का 5, जेड का 26, एफ का 6 और एक्स का 24। देखिए घटाने पर आ रहा है क्या, 3 अगर घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, 3 लास्ट में, फिर लास्ट शुरू होगा यानी जेड से। यहाँ 3 घटाएंगे तो 20 आता है, नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तो ऐसे नहीं आ रहा है। अगर ऐड करते हैं दोनों का प्लेस वैल्यू तो देखिए तो 23 और 3 कितना हो गया 26 और 3 कितना हो गया 29। नेक्स्ट का प्लेस वैल्यू 23 और 6 29 आ रहा है और 5 और 24 29 आ रहा है। यानी क्या हो रहा है, तो दोनों के प्लेस वैल्यू का सम कितना आ रहा है 29। यहाँ देख रहे हैं आता है क्या, फर्स्ट का फर्स्ट ऐड करेंगे तो 16 प्लस 13 29 आ रहा है, यानी आ रहा है। ठीक है, 20 प्लस 9 29 आ रहा है, यानी यही पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ 11, तो 11 में कितना जोड़ेंगे 29 आएगा। तो 11 प्लस 18 29 यानी 18 वाला आर हो जाएगा। 9 में 20 जोड़ेंगे 29 यानी टी, और 12 में 17 जोड़ेंगे 29 आएगा क्यू, यानी आर टी क्यू बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए इसका इससे रिलेशन कैसे गिवन है, पहले प्लेस वैल्यू रखेंगे। पी का 16, यू का 21, आर का 18 और ई का 5। यहाँ पे आई का 9, डी का 4, जी का 7 और टी का 20। देखिए डिफरेंस तो हमको नहीं लग रहा है कि आ सकता है, क्योंकि इधर बड़ा वैल्यू है सब और इधर स्टार्टिंग छोटा वैल्यू। तो सम करके देखते हैं, तो 16 और 9, 9 चौक कितना हो गया, सम कितना हो गया 25 आ गया। 21,000 देखिए तो 25 आ रहा है, और लास्ट वाला 20 और 5 कितना देखिए तो 25 आ रहा है, यानी इंडिविजुअल प्लेस वैल्यू का सम कितना आ रहा है 25। यहाँ पे देख लेते हैं, तो 3 और प्लस 22 25 आ रहा है। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं, 12 प्लस 13 25 आ रहा है, यानी यही पैटर्न फॉलो करेगा। यानी 12 के साथ क्या लगेगा तो 13 लगेगा, 13 मतलब एम। फर्स्ट से ही आंसर पे आ जा रहा है, नहीं चेक कर लेते हैं आगे। 9 16 9 25 यानी पी आ जाएगा। 10 10 है, सॉरी 10 नहीं 16 है, तो यानी 9 आएगा, 9 25 यानी एफ आएगा। फिर ए नंबर ऑप्शन आंसर। देखिए अगर इसे चारों का सबके ABCD के प्लेस पे सिंबल रख के सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। कुछ अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले इस अप्रोच में पकड़ते हैं भागा को। भागा कहाँ आ रहा है, देखिए भागा यहाँ आ रहा है 21 डिवाइडेड बाई 11, जबकि इसका रिजल्ट क्या है पूर्णांक वैल्यू है। तो जब भी 21 11 से भाग करेंगे 21 को 11 से, तो ये तो डिसमल वैल्यू आएगा, कटता नहीं है, तो यानी ये तो नहीं होगा। ये कहाँ है 21 एक 33 डिवाइडेड बाई 11, ये तो डिविजिबल है, यहाँ नहीं, यहाँ 33 डिविजिबल बाई 11, यहाँ भी डिविजिबल है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे देखते हैं 11 डिविजिबल बाई 33, अगर इसके बगल में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है कितना 3 का, यानी ये आ सकता है। अब क्या करेंगे, अब चेक करते हैं, अगर फॉलो करा 3 आ रहा है, एक ही एलिमिनेट हो पाया है। यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और डी का मतलब कितना है माइनस 11, और बी का अर्थ है कितना मल्टीप्लीकेशन 11, और सी हो गया जाके +5। करते हैं 1 3 231 -3 +5, यहाँ से 3 घटेगा +2 बचेगा, यानी कितना आ रहा है 231 + 2 233, डी नंबर ऑप्शन आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखिए भागा एक्सचेंज करना है, सिंबल को बदलना है आपस में, चिन्हों को, भागा और माइनस को बदलते हैं। यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भागा आ जाएगा। अगर यहाँ पे भागा आया तो 87 में 12 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगा, तो यानी ये डिसिमल वैल्यू इसका आ जाएगा, जबकि रिजल्ट तो पूर्णांक है, ये होगा ही नहीं। कह रहा है भागा और प्लस, यहाँ पे क्या रखना है भागा रखना है, और यहाँ पे प्लस रखना है। यहाँ पे देखिए 7 डिवाइडेड बाई 11 डेसिमल वैल्यू आएगा, यानी ये तो होगा नहीं। अब 2 को ही चेक करना है, ठीक है, रख के चेक कर लेंगे। देखिए माइनस की जगह पे मल्टीप्लीकेशन कर रखो, यहाँ माइनस यहाँ मल्टीप्लीकेशन। देखिए ये माइनस है और ये मल्टीप्लीकेशन है, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, कितना 800 के आसपास आ जाएगा, और वो भी माइनस में, यानी यहाँ रिजल्ट तो पॉजिटिव में है, और इधर बड़ा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा नहीं, तो ये माइनस को पॉजिटिव तो कर नहीं पाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर हो गया, बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। देखिए ये इस वैल्यू में तो हमें चिन्ह धर के ही चेक करना पड़ेगा। जी का वैल्यू कितना है मल्टीप्लाई, डी का वैल्यू डिवीजन, बी का
एडिशन और एफ का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 3×5 = 15, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया, 5 + 43 -28। यहाँ 28 घटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और 15 + 5 कितना हो गया, 20। 20 बी नंबर ऑप्शन। यहाँ तो वैल्यू रख के ही फाइंड आउट कर पाएंगे, ऐसे तो कोई अप्रोच है नहीं इसका। सी का मतलब पॉजिटिव, बी का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब क्या है, डिवीजन, और डी का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिवाइड करेंगे। 841 को 29 से डिवाइड करेंगे। देखिए 29 का स्क्वायर 841 आएगा, यानी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। और 29 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, कितना आएगा, 9×3 = 27, 7 यानी 377 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हमें पता चल गया। आगे एडिशन है, +23, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन कितना, 91। यहाँ पे जोड़ेंगे 400 आ जाएगा, 400 में से 91 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 309, यानी डी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। यहाँ वैल्यू रख के ही चेक कर पाएंगे। डी का मतलब क्या है, डिवीजन, ए का मतलब क्या है, एडिशन, सी का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और बी का मतलब सब्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 6×4 = 24, और यहाँ एडिशन है 6 + 24 और -25। 24 में से 25 गया, -1 आएगा, यानी 6 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5, ए नंबर ऑप्शन। यहाँ पे अप्रोच लगा सकते हैं। प्रश्न में कह रहा है 4 को 20 से बदलो, यानी ये दूसरे से एक्सचेंज कर दो। और क्या करना है, भागा की जगह पर माइनस, प्लस की जगह पर भागा लगाना। यहाँ पे भागा लगाना है, और यहाँ पे भागा की जगह पर प्लस लगाना है, और रिजल्ट भी पहुँच। देखिए यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन ही है, आगे करो या पीछे करो कोई फर्क नहीं है। 20×80, 80 डिवाइडेड बाई 6 नहीं करता है, यानी डेसिमल वैल्यू आएगा, यानी फर्स्ट खत्म हो गया। सेकंड, 5 6 को बदलना है, और भागा और प्लस को, भागा को प्लस से, ऐसा ही होगा, बदलना है। और लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 5 रखना है, और यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे 20/80 5 से डिवाइड करेंगे, 16×85, ये तो पड़ जाएगा यहाँ। और यहाँ काट के 5 से कितना आया, 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 5 की जगह पर 6। इसके आगे क्या है, -70। 70 और 6 76 -16 कितना आ गया, 60, यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए, बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया तो अक्षरों में स्थिति अपरिवर्तित रहे। सबका पहले कोड लिख लेंगे। एन का 14, आई का 9, 7, 8, 20, 13, 1, 18, 5 और 19। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखिए उसके बाद काटते जाते हैं, एक यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद एक के बाद 5 आएगा, 5 यहाँ रख लिए, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 7 8 तो खत्म हो गया। उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 9 खत्म हो गया। उसके बाद देखिए तो ये तीनों चारों बड़ा बड़ा कौन है, 13 आएगा। ठीक है, 13 के बाद कौन सा आएगा, 13 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद कौन सा आएगा, 18 आएगा, उसके बाद 19 आएगा, उसके बाद 20 आएगा। देखिए किसका किसका प्लेस वैल्यू नहीं बदला है। यहाँ पे आमने सामने देखिए तो इसका बदल गया, 9 5, इसका भी बदल गया, 7 7 ही रह गया, यानी एक यहाँ पे हो गया, 8 8 ही रह गया, यहाँ पे एक, यहाँ 20 9 हो गया। ठीक है, यहाँ 13 का 13 रह गया, यानी 3 यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे नहीं बदला, 18 के 18 यहाँ, यानी 1 2 3 4, 4 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनका प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हो पाया। सिस्टम का सेम प्रश्न है, सिस्टम का पहले कोड लिख लेंगे, ऊपर में ही सोल्व कर लेते हैं इसको। ऊपर में स्पेस है, यहाँ क्या है, 19, 25, फिर 19, फिर 20, 5 और 13। इंक्रीजिंग ऑर्डर में से जाते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 खत्म हो गया। उसके बाद ये सब में 13 आएगा, 13 यहाँ आएगा सेकंड प्लेस पे। थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा, 19 आएगा, दोनों से कोई भी 19 है। ठीक है, 19 एक दूसरा 19 फिर एक प्लेस पे आएगा, यहाँ पे 19। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो उसके बाद 20 आएगा, उसके बाद 25 है। देखिए तो 19 जो है वो रिपीटेड है दोनों जगह, थर्ड प्लेस पे। उसके बाद सारे एक्सचेंज कर लिया अपना प्लेस। कितने, यहाँ प्रश्न कर रहा है कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी, नहीं बदलेगी वो नहीं पूछ रहा है। एक का नहीं बदला, टोटल लेटर कितने हैं, 3 3 6, यानी उसमें से 5 की स्थिति नहीं बदली, यानी ए नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार एक तरह के असंगत जो एक तरह का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा उसका फाइंड आउट करना है। सबका प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। 17, 7, 16, 11। देखिए 17 2 19 ऐसा लग रहा है, और 7 4 11। वन से थर्ड में अल्टरनेट 2 की वृद्धि, और थर्ड से फोर्थ में, वन से थर्ड में और सेकंड से फोर्थ में 2 और 4 की वृद्धि। 11, 15, 12 और 14। यहाँ पे क्या लग रहा है, 11 से 12 हुआ है और इस साइड 14 से 15 हुआ है, ऐसे उल्टा पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए तो 13 से 14 और 16 से 17, यानी ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है दोनों में, यानी इसमें तो नहीं फॉलो कर रहा है, यानी यही डिफरेंट होगा। ये चेक कर लीजिए आएगा ही। 24 से 25 और 1 से 2, यानी इसी का है, अलग है। देखिए प्लेस वैल्यू रखते हैं। यहाँ 12 आ गया, यहाँ 18 आ गया, यहाँ 16 आ गया, और यहाँ 22 आ गया। 16 छः 22, 12 छः 18, ऐसा है। 19 आ गया, 25 आ गया, यानी 6 की वृद्धि। 7 हो गया, 13 हो गया, यानी 6 की वृद्धि यहाँ भी लग रहा है। आगे चेक करते हैं। 4 हो गया, 2 हो गया, कम ही आ रहा है 2 का। 10 हो गया, 8 हो गया, 2 की कमी लग रहा है। ठीक है, यहाँ 3, 14, 4, 22। देखिए डिफरेंस वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें ये दो सिर्फ फॉलो कर रहा है। दूसरा देखते हैं, एडिशन वाला देखते हैं। 8 4 12, यानी इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, सम 34 आ रहा है। और 12 और 22 का सम कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। यानी अंदर वाला दो वैल्यू और बाहर वाला दो वैल्यू अलग अलग जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 34। यहाँ पे जोड़ते हैं तो 7 5 12, यानी 32 आ रहा है। और यहाँ पे 9 3 12, यानी इसका भी 32 आ रहा है। यानी अंदर वाला दो वैल्यू का योग 32 और बाहर वाला दो वैल्यू का योग 32, यानी बराबर बराबर। यहाँ देखते हैं तो अंदर वाला दो वैल्यू का योग 12 और बाहर वाला दो वैल्यू का योग 12, यानी आ रहा है। यानी एक पैटर्न फॉलो तो कर रहा है। यहाँ पे देखते थे 14 4 18 और 22 3 25, यानी यही फॉलो नहीं कर रहा है, यानी डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का प्रश्न। प्लेस वैल्यू पहले रखते हैं। 1 6 4 6 1। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लग रहा है 3 की वृद्धि और फिर 2 की वृद्धि, ऐसे चल रहा है। फर्स्ट से लास्ट, फर्स्ट में 4 3 की वृद्धि हुआ है और फर्स्ट से सेकंड में 2 की वृद्धि, ऐसा है इसमें क्या। 13 3 16 3 की वृद्धि, और 16 2 18, फिर उसके बाद 2 की वृद्धि, ऐसा। 6 3 9 3 की वृद्धि, और 9 2 11 2 की वृद्धि, यानी तीनों एक टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसमें देखते हैं 17 2 19, यानी 2 बढ़ रहा है, लेकिन नीचे तो फर्स्ट से लास्ट, फर्स्ट में तो 3 की वृद्धि थी, यानी डी नंबर ऑप्शन अलग टाइप का है। तार्किक रूप से अरेंज करना है, ठीक है। सबसे बड़ा देश हो गया, लास्ट में देश को रखते हैं सबसे बड़ा, यानी देश के अंदर सब आ जाएंगे। तो देश से छोटा क्या होता है, राज्य होता है, यानी देश को राज्य में डिवाइडेड होता है, यानी 4। राज्य को किस में डिवाइडेड करते हैं, राज्य को जिला में डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद शहर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए एक शहर में कई नगर हो सकते हैं, यानी 3 पहले आ जाएंगे। 3 2 5 1 4 1, कौन सा रहा, डी नंबर ऑप्शन। नहीं, डी नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। आगे 2 प्रश्न हमने सोल्व किया है। 6 9 14 7 5 18, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा, और उसके बाद 18 हो जाएगा। ये देखो कौन सा वैल्यू है जो अपना प्लेस नहीं बदला है। 6 5 चेंज हो गया, 9 6 चेंज हो गया, 14 7 चेंज हो गया, 7 9 चेंज हो गया, 5 14 चेंज हो गया, 18 18, यानी एक 18 है जो अपना प्लेस नहीं बदला। बी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। शब्दकोश के अनुसार अरेंज करने पर चौथे स्थान पे कौन सा आएगा, यानी फोर्थ पोजीशन पे। चेक करते हैं। यू एन एस, एस के बाद इधर ई ई है, और ये दो पहले आएगा, और ये लास्ट में, यानी ये दो बाद में आएगा। यानी फर्स्ट सेकंड अगर कोई रखें इसको तो थर्ड फोर्थ, यानी ये दोनों में चेंज करना है कि बाद में कौन आएगा। फर्स्ट उससे पहले जो आएगा थर्ड हो जाएगा, बाद में आएगा तो, यानी एस यू एन एस ई ए, यानी ये पहले आ जाएगा, इसके बाद आएगा ये, एक नंबर ऑप्शन। अनसीन आएगा, अनसीन कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन। कुल वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी देखिए इसको दो भाग में बांट लेते हैं, एक ऐसे ये, और दूसरा ऐसे,
ऐसा ही दो बड़ा वर्ग है उसको छोटे छोटे वर्ग में डिवाइड करते हैं, फिर इसको ऐसे ऐसे डिवाइड। इसमें वर्ग की संख्या कैसे काउंट करते हैं, इसका पहले नंबरिंग लिख लेते हैं, 1 2 1 2। उसके बाद लास्ट से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इधर का लास्ट लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस यहाँ फिर क्या बचा, उसके आगे आएंगे तो एक, यहाँ पे एक, और फिर यहाँ फर्स्ट वैल्यू है एक ही है, एक, यानी इसमें कितने आ गए 5। सेम इसमें भी कितने आएंगे 5 आ गए। ठीक, ये दोनों को ऐड करने से कोई स्क्वायर बन रहा है क्या, ये दोनों अब एक में शामिल कर लिए तो उसके बाद कोई स्क्वायर बन रहा है दोनों को मिला के, नहीं, ऐसा कोई स्क्वायर नहीं बनता है दोनों फिगर को मिला के। ये सिर्फ काटने से ट्रायंगल बढ़ जा रहे हैं, स्क्वायर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। यानी 5 5 कितने होंगे 10, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा। प्रश्न में क्या दिया गया, सबका एरिया दिया हुआ है कि बालक इतने एरिया में है, खिलाड़ी इतने एरिया में है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न में क्या पूछा गया है, उस संख्या का चयन करें जो बालिकाओं की संख्या को दर्शाता है। तो बालिकाओं की संख्या कहाँ है, देखिए बालिकाओं की संख्या में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, यही 4 वैल्यू आएगा ना। साथ ही जो खिलाड़ी के साथ खिलाड़ी भी होना चाहिए और खिलाड़ी के साथ नर्तक भी होना चाहिए। तो खिलाड़ी खिलाड़ी तो ये दोनों ही है, ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। खिलाड़ी में 2 आएगा, लेकिन इसमें भी एक नर्तक होना चाहिए, नर्तक भी होना चाहिए, तो नर्तक वाला तो ये नहीं होगा, यानी नर्तक वाला कौन सा होगा 6, यानी ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीरीज का प्रश्न। देखिए, यानी छोटा वैल्यू से बड़ा बहुत बड़ा वैल्यू होते गया है, यानी जाहिर सी बात है ये तो मल्टीपल ही हुआ होगा। देखिए तो किसके मल्टीपल के नज़दीक है, 6 के मल्टीपल, 36 18 माइनस में, ये किसके मल्टीपल के, 17 बचे, 17 बचे 85 माइनस 2, यानी मल्टीपल क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, 5 से फिर 6 से फिर 5 से फिर आगे 4 से हो सकता है, और जो घटाना है सब्ट्रैक्शन वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, पहले 1 फिर 2, यानी आगे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 4 से होना चाहिए। 4 तिया 12 और 8 चौ 32, यानी 3 आएगा, 4 तिया 12 की 2 आएगा, 8 चौ 32 एक 33। ठीक है, तो आगे क्या घटाना है, -3, देखिए रिजल्ट आ रहा है, हाँ रिजल्ट आ रहा है कितना, यानी अब -3 आने पर रिजल्ट आ रहा है। तो आगे क्या होगा, टाइप पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, लगाते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 329 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 होगा ना, 3 तिया 9 और 29 तिया कितना होगा, 30 तिया 90 में से 3 घटाना है, 87, 29 तिया 87, 987 में से अब क्या घटेगा, तो 23 2 3 अब 4 घटे, -4, 987 -4 983, ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अब इसको बड़ा कर लेते हैं। देख, आगे से चलते हैं, ये लगभग इसके आधे के करीब है, ये आधा करते हैं, यानी डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 150 और 2 ऐड हो गया। ऐसा ही देखते हैं, एक और चेक कर लेते हैं, 75 और एक कितना हो गया 76, अगर डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो कितना हो गया 76, और 76 में कितना जोड़ते हैं तो यानी 4। ठीक है, एक बार और इसका भी चेक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 40 आ गया, 40 में कितना जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे, यानी जो जोड़ जुटने वाला है वो मल्टीपल होते चला गया है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना आगे क्या होगा 16, और उसके बाद डिवीजन करना है पहले वैल्यू का, कितना है 24 प्लस 16 आ रहा है, यहाँ कितना हुआ होगा डिवीजन 2 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस क्या हुआ होगा 16 दूनी 32 आएगा, यहाँ डिवीजन 2 करेंगे तो 26 आएगा, और यहाँ 64 जोड़ना है, 32 दूना 64 जोड़ना है, यानी हो गया 26 प्लस 64 कितना हो गया 6 2 8 1 9, यानी 90, सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए कैसा सीरीज चल रहा है, पहले घटा है और उसके बाद क्या होता गया है, यहाँ पे देखिए तो मल्टीपल यानी दोगुना हुआ है, दोगुना करता है यानी मल्टीपल से ही चल रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ क्या मल्टीपल करें कि 20 आ जाए, यानी हाफ से मल्टीपल अगर करते हैं आधा से, यानी डिवाइडेड बाई, यानी मल्टीप्लाई बाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 0.5, 0.5 या आधा लिख सकते हैं इसको, तो कितना हो गया 15 और प्लस 5, उसके बाद क्या मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल अगर आधा करेंगे तो ये तो वैल्यू घटते जाएगा,
लेकिन आगे क्या होते गया है, वैल्यू बढ़ते गया है, तो क्या करते हैं, मल्टीपल एक करेंगे क्या, एक मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक, और प्लस कितना बढ़ेगा, हो सकता है 5 बढ़े, या फिर मल्टीपल से बढ़े यानी 10, यानी क्या हो जाएगा, 20 और 10 कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं पहले। अगर इसको क्या करेंगे, 0.5 से, फिर 1 से, फिर 1.5 से, मल्टीप्लाई बाई 1.5, यानी 0.5 मल्टीपल होते क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है 0.5 से। तो 30 जोड़े 15 कितना होगा, 45, और प्लस 15 करेंगे तो 60 हो जाएगा। हाँ, फॉलो तो कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, दुगना करेंगे ना, यानी 1.5 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 20। देखिए तो एडिशन का 5 से 10, 15, 20, यानी फॉलो कर रहा है, यानी यही होगा 30। ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाए। देखिए यहाँ से यहाँ घटा है, लेकिन फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है। ऐसा जब भी रहे तो अल्टरनेट चेक करने का प्रयास करते हैं, इसका इससे, फिर यहाँ के बाद अल्टरनेट यहाँ, यहाँ के बाद अल्टरनेट यहाँ, ठीक है, और इसका अल्टरनेट इससे, और इसका अल्टरनेट इससे, और इसका अल्टरनेट इससे। ठीक है, हमारा रिजल्ट क्या चाहिए, तो इसका अल्टरनेट चाहिए। ठीक है ना, तो इसका ही अल्टरनेट पहले फाइंड आउट करते हैं। यहाँ कितना का डिफरेंस है, 80, यानी एक जोड़ेंगे तो 80 हो जाता है, 15 20 35 का यहाँ डिफरेंस हो गया, यानी 35 घटा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 35 घटा है, यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ भी 35 का डिफरेंस है, तो लास्टली यहाँ भी 35 का डिफरेंस हो जाएगा। 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 7, यानी 74 हमारा आंसर होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का प्रश्न, सभी चांदी सोना के अंतर्गत आएंगे, ये चांदी है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सोना के अंतर्गत आ जाएंगे, सोना में सारे चांदी चलेगी। उसके बाद कोई सोना प्लेटिनम नहीं है, प्लेटिनम और सोना में कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कोई प्लेटिनम सोना नहीं है, कुछ सोना चांदी है, सोना तो चांदी होगा ही कुछ, क्योंकि सोना के अंदर ही है चांदी, यानी ए नंबर तो 100%। कुछ चांदी प्लेटिनम, देखिए जितने भी चांदी है वो सोना है, तो प्लेटिनम तो होने का ऑप्शन ही नहीं गया, ये अगर इसमें चला गया तो ये तो संभव ही नहीं है, यानी बी गलत है। यानी क्या पूछा जा रहा है, कौन सा अनुसरण कर रहा है, तो केवल एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का प्रश्न, देखते हैं कैसे चल रहा है। एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वो 90 मीटर पूर्व गया है, इधर कितना गया, पूर्व इधर है, 90 मीटर गया है। ठीक, फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज, और 20 मीटर गया है। ठीक है, 20 मीटर गया, 90 मीटर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 20 मीटर गया, ओके। फिर दाएं मुड़ता है और अपने पिता को ढूंढते हुए अपने चाचा के घर 30 किलोमीटर, यानी यहाँ से दाएं मुड़ के 30 किलोमीटर के बाद उसके चाचा का घर है यहाँ पे। उसके पिता वहां नहीं मिले और यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर की दिशा में चला, यहाँ से 100 मीटर उत्तर चला गया, यहाँ से, देखिए 20 मीटर उत्तर गया तो ये लाइन पे आ गया, यहाँ से ऊपर गया कितना, तो 80 जाएगा तब तो 100 हो जाएगा, यानी 80 मीटर यहाँ से ऊपर चला गया, दिशा में चला, उसे पिता एक गली में मिल गया, यानी यहाँ उसके पिता मिल गया। तो प्रारंभिक स्थान से और कितनी दूरी पर उसे पिता मिले, यानी प्रारंभिक यहाँ से स्थान से शुरू किया था, तो यहाँ के बीच डिस्टेंस क्या है। देखिए ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल देखते हैं, 90 डिग्री यहाँ पे कौन बना रहा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया 30, और यहाँ से यहाँ का 90, तो यहाँ कितना हो गया 60, और यहाँ कितना हो गया 80। देखिए ट्रिपलेट चलता है 6 8 और ये 10 का, ठीक है, यानी एक एक जीरो बैठेगा, 60 80 हुआ है, ये 60 है, ये 80 हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 100 होगा। ट्रिपलेट मतलब होता है 90 डिग्री में ट्रिपलेट चलता है, 90 डिग्री ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें ट्रिपलेट चलता है, यानी दो लंब और बेस का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं। एक दो ये तीनों वैल्यू क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, यानी 60 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। ट्रिपलेट याद मिरर इमेज पूछ रहा है, देखिए कैसा मिरर को रखा गया है, ए बी के बीच में रखा गया है, यानी होरिजेंटल रखा गया, तो ऊपर वाला नीचे, यानी बेस जो है ऊपर हो जाएगा ऐसा, और वर्टेक्स जो शीर्ष है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ऐसा। तो ऐसा तो दो फिगर में है, दो फिगर तो खत्म हो गया, यानी दो फिगर, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एस भी तो उल्टा होगा, एस जो ऐसे सीधा है वो एस कैसे हो जाएगा, तो ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर, यानी ये मुंह इधर खुला है तो इधर भी खुला होगा, लेकिन ऊपर में खुला होगा ऐसे, ऐसे उल्टा हो जाएगा। ऐसे किसमें है, इसमें लग रहा है, ये बी नंबर ऑप्शन, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करना है, उत्तर आकृतियों में से
एक उपयुक्त आकृति चुने जो प्रश्न आकृति के प्रश्न वाट के स्थान पे आएगा। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तीनों को अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, एरो को अलग कर लेते हैं और लाइन को अलग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एरो कैसे घुमा है, पहले 45 डिग्री से ऐसे हुआ है, फिर फिर अगर 45 डिग्री से होगा तो ऐसा होगा, अगर फिर 45 डिग्री तो ऐसा है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री से घुमाते हैं तो कहाँ जाता है, ऐसे होना चाहिए, और उसके बाद फिर 45 डिग्री से ऐसे हुआ, यानी कह सकते हैं कि एरो क्या होगा, 90, पहले 45 फिर 90 फिर 45। ठीक है, उसके बाद ये वाला हैमर वाला जो पार्ट है वो क्या हुआ है, पहले 90 ऐसे पड़ा हुआ है 90, फिर 45 करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें ऐसा आएगा। ठीक है, और फिर 90 करेंगे तो ऐसे आया, यानी ये तो फॉलो कर रहा है। ठीक, ओके। देखिए जो हैमर तरफ का सिंबल है उसको ऐसे रखते हैं, और जो एरो तरफ का सिंबल है इस वाले में, वर्टेक्स में, यानी इस टाइप से तो कौन दो आएगा, यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यानी ये दोनों आने चाहिए। अब ये दोनों में छापते हैं, यहाँ पे देखिए अब हैमर टाइप वाला कहाँ आ गया है, हैमर टाइप वाला नीचे है, इस साइड वाला कहाँ आया है, इस साइड ऐसे आया है। कितना डिग्री तो रोटेट कर रहा है, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन 90 तो ऐसे है, इधर 45 तो ऐसे, यानी 135 डिग्री में रोटेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हैमर वाला किधर आया है, तो हैमर वाला इस साइड, और इस साइड में देखना, इस साइड अगर रोटेट करेंगे तो 45 डिग्री, अगर यहाँ आता है तो क्या है, तो 45, 90, अगर हैमर 45 डिग्री रोटेट फिर करता है तो कैसा आ जाएगा, हैमर वाला इधर आ जाएगा और एरो वाला इधर आएगा, और फिर कितना, फिर 135 रोटेट करना चाहिए ना हैमर क्लॉक वाइज, हैमर फिर 135 रोटेट करेगा तो 90 35, यानी हैमर इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड तो एरो है तो यानी नहीं ये होगा। तो ये अब क्या करते हैं, तो हैमर वाला फिर क्या हुआ है यहाँ से, ये तो 45 डिग्री हुआ है, यहाँ पे 135 डिग्री हो गया ना, यहाँ पे 135 डिग्री। फिर हैमर वाला को इस साइड ही लाते हैं, इस साइड हम हैमर वाला, फिर कह रहे हैं कि फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, और उसके बाद फिर इसी साइड आ गया है, फिर इसी साइड 135 डिग्री रोटेट किए हैं, और फिर 135 डिग्री में यहाँ से रोटेट करेंगे कहाँ, या तो ऐसे लाइन आया, ऐसे लाइन आया तो कितना रोटेट करेंगे, 45, 90, 135 डिग्री, फिर 135 डिग्री रोटेट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, हैमर यहाँ आ जाएगा, तो यानी ऐसे वाला ये, और एरो ऐसे। ठीक है, और फिर क्या करना है, फिर 135 डिग्री रोटेट कर गया है, फिर यानी पहले एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री, फिर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंटी, फिर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंटी, यहाँ रोटेट करता है तो ऐसा आ जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या आ गया, बी नंबर, सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चार विकल्प हैं, तीन एक्शन होंगे। देखिए जो भी फिगर है उसमें एरो है वो बाहर की ओर, और एक देखिए इसमें अंदर की ओर जा रहा है एरो, लेकिन ये तीनों में एरो कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, यानी ये तीनों एक समान है, और फर्स्ट नंबर ऑप्शन डिफरेंट है, यानी ए नंबर ऑप्शन आंसर होगा। यही फिगर फाइंड आउट करना है कि ऐसा फिगर किस ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ये है कि सारा फिगर एक ही टाइप का आपको लगेगा, माइन्यूट डिफरेंट हमको पता करना है। देखिए यहाँ पे देखिए इस वर्टेक्स को देखिए, इसमें ज़्यादा शार्प और पतला है, और इसमें ज़्यादा बड़ा दे दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें और बड़ा कर दिया है ये वाले एड्ज को, इसमें ठीक ठाक लग रहा है, यानी जो होना चाहिए वही लग रहा है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, इसलिए पता करने में थोड़ा तो परेशानी होगी इस प्रश्न को सोल्व करने में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न तो ठीक से दिख भी नहीं रहा है, ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है, फिर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का है। ठीक है, देखिए पहले ऐसे काटा है, जैसे काटते हैं वैसे फिगर को सबको काट लेते हैं एक बार, ऐसे काटा है। ठीक है, मोड़ा है, काटा नहीं है अभी। उसके बाद क्या किया है, मोड़ के ओवरलैप किया है, उसके बाद यहाँ से ऐसे काटा है, आधा से ऐसे,
यहाँ से ऐसे काटेंगे और यहाँ से ओवरलैप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे किया, ठीक है, ऐसे काटा। उसके बाद इसे एक बार और काटा है ऐसे। ये कटिंग जो आएगा, ये पार्ट, उस पे एक सर्कल, हाफ सर्कल काटा है, तो ये हाफ सर्कल, देखिए इस पे तो हाफ सर्कल है एक, लेकिन यहाँ पे कोई सर्कल तो काटा नहीं ऊपर में वर्टेक्स पे, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए तो हाफ सर्कल तो यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा ये। यहाँ पे हाफ सर्कल कट रहा है, लेकिन यहाँ वर्टेक्स जो यहाँ पे एक सर्कल आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो यही यही आंसर होगा, 2 नंबर ऑप्शन, यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न का जो जो फेस नहीं दिख रहे हैं उसे अगर दिखाते हैं तो कैसा फिगर आएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए तो उसको अगर दिखाना चाहते हैं तो देखिए ये फेस आगे वाला पर आएगा, ऐसा आता है, और ये फेस इस वाले पे आएगा और ये फेस इस वाले पे आएगा। क्या ज्यों का त्यों आ जाएगा? नहीं। इसे अगर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं तो ये फिगर में भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर ये यहाँ पे आएगा, तो अगर ये क्लॉक वाइज रोटेट करेगा तो ये कहाँ जाएगा? नीचे में जाएगा, कलर पार्ट नीचे में जाएगा। कलर पार्ट नीचे किसमें किसमें है? इसमें है, इसमें है, यानी ये नहीं हुआ। ये दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। कलर पार्ट नीचे हो गया। अगर ये यहाँ गया तो ये कलर पार्ट कहाँ जाएगा? रोटेट करेंगे 90 डिग्री तो ऊपर में आएगा, ऊपर में ये है, ये इसमें भी है। थर्ड में ये कलर पार्ट ऊपर जाएगा और ये भी 90 डिग्री से रोटेट करेगा, तो क्या हो जाएगा? ये कलर पार्ट किधर जाएगा? इधर जाएगा, और वाइट वाला पार्ट इधर आएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। एक चीज़ को ध्यान रखना है, नेक्स्ट फेस पे ये पार्ट नेक्स्ट नेक्स्ट फेस पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, और इस वजह से उसका जो फेस पे जो चिन्ह रहेंगे या जो भी सिंबल रहेंगे वो भी 90 डिग्री से रोटेट करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए पेपर को काटा गया है और वो आकृति दिया गया है, तो कह रहा है कौन सा पेपर को काटा जाए। दो ट्रायंगल 90 डिग्री पे थे, इसमें है 90 डिग्री पर ट्रायंगल, इस पे भी 90 डिग्री पर ट्रायंगल, यानी ये दोनों में से हो सकता है, ये इसमें भी है। ये तो नहीं है, यहाँ एक बेस को कर्व कर दिया, यानी ये नहीं है। एक आयताकार चाहिए, यहाँ पे आयताकार है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आयताकार है, ठीक। लेकिन इसमें दोनों जो दोनों साइड वाला जो शेप है वो एग्जैक्ट सर्कल टाइप का तो नहीं होगा, यानी इसमें क्या किया? सर्कल टाइप का कर दिया एक पेज, देखिए यहाँ सर्कल टाइप है, सर्कल का कुछ भाग आएगा, यानी ये नहीं होगा। इसमें भी वैसा ही कुछ है, यानी ये भी नहीं आएगा, यानी बचा कौन? 3 नंबर ऑप्शन। दी गई आकृतियों को 3 वर्ग में समूहित कीजिए जिनमें प्रत्येक आकृति का उपयोग केवल एक बार किया जाए। कह रहा है कि कौन आकृति समान है। समान आकृति फाइंड आउट करना है, क्योंकि प्रत्येक आकृति को एक ही बार लाना है, जो समान आकृति है उसे फाइंड आउट करना है। यानी 5 और 8, देखिए तो ये आकृति दोनों समान है, बाकी कोई भी आकृति एक दूसरे के समान नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंट है, यानी C नंबर 5 और 8 आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अंतर्निहित आकृति है, हिडन फिगर काउंट करना है। देखिए ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर 2 ट्रायंगल एक दूसरे से सटना चाहिए ऐसे। इसमें तो है, इसमें है क्या? नहीं है, इसमें तो स्क्वायर ही नहीं बन रहा है, यानी ये नहीं होगी। इसमें इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है क्या? इसमें भी नहीं बन रहा है, यानी A नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। कह रहा है कि इस फिगर को 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद कैसा फिगर बनेगा। 90 डिग्री से कैसे रोटेट करना है? ऐसे। देखिए अगर ये एरो एक मार लेते हैं, अगर ये ऐसा है, अगर इसे 90 डिग्री से रोटेट करें तो कैसा होगा? ऐसे होगा। ऐसा ऐसा किसमें है? देखिए तो ऐसे ऐसे लाइन, ये तीनों ऐसे, इसमें है, इसमें है, लेकिन ये रोटेट करने के बाद ये कॉर्नर कहाँ चला जाएगा? इस कॉर्नर पे होना चाहिए। इस कॉर्नर पे उसमें नहीं है, इसमें है इस कॉर्नर पे, इसमें है इस कॉर्नर पे, इसमें इस कॉर्नर पे है, लेकिन ये लाइनिंग कैसे? ऐसे है, यानी ये नहीं होगी। दो तो पता चल गए, ठीक है। ये रोटेट होके अगर ऐसे है तो ऊपर में जाएगा और इस कॉर्नर पे जाएगा, इस साइड पे, ये दोनों से नहीं पता चलेगा। ये कहाँ जाएगा? ये दोनों कॉर्नर नीचे आएगा, ये आगे रोटेट कर जाएगा, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा और ये ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर इसे लाइनिंग एक एरो मार लें तो 90 डिग्री रोटेट करेगा तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, यानी ऐसे ऐसे दिखेगा दोनों में, ठीक है। ट्रायंगल का वर्टेक्स इधर का है, तो अगर 90 डिग्री से रोटेट होगा तो किधर का हो जाएगा? इधर का हो जाएगा, यानी इधर का, इसमें है, B नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देयर का कोड फाइंड आउट करना है।
ठीक है, डियर सबका पहला सा स्टार्ट करते हैं। 3 और 3, 3 3 डी है। 7 8 7 8 कितना एल है, यानी फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड 2 1 डी है। डबल 5 5 और 5 कितना एल है, यानी ये भी खत्म हो गया। डी ए आना चाहिए ना। डबल 4 4 और के है, सॉरी के नहीं, डी है, सही है। 8 5 8 5 ए है, यहाँ तक तो सही है। 3 4 3 और इधर से 4 कौन है, आर है, यहाँ तक सही है। 6 5 6 और 5 ई है, यानी सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। ये हमारा 150 नंबर प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।